नमस्कार फ्रेंड्स, मलिक मैथमेटिकल एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, फटाफट से लाइव आ जाइए, हमारे साथ जुड़ जाइए, फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। लाइव आने के बाद वीडियो को लाइक और शेयर कर देना भाई। लाइक करने से आपकी प्रेजेंस का पता लगेगा और शेयर करने से जो आपका फ्रेंड सर्कल है वो इस वीडियो का बेनिफिट उठा पाएगा। तो आ जाइए फ्रेंड्स, फटाफट से लाइव, फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ उसके बारे में बात कर लेते हैं। टुडे वी विल डिस्कस the previous year question paper CSIR Net Mathematics दिसंबर 2016 लीनियर अलजेब्रा पार्ट सी लेक्चर नंबर 2। CSIR नेट दिसंबर 2016 के अंदर पार्ट सी में जितने लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चन आए थे उनमें से कुछ क्वेश्चंस हमने लेक्चर नंबर 1 के अंदर डिस्कस कर लिए थे। बाकी जितने रिमेनिंग क्वेश्चन है भाई वो आज लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम डिस्कस करेंगे भाई। स्टार्ट करने से पहले मैं मेरे बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं भाई। फ्रेंड्स, मेरा नाम अमित मलिक है, नेट गेट क्वालिफाइड, 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है और यहाँ मैं आपकी हेल्प करता हूँ मैथमेटिक्स को सीखने में और कंसेप्ट बिल्डअप करने में। तो ये मेरे बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पर भाई। देखना भाई क्या दे रखा है हमारे पास। इफ पी एंड क्यू आर इनवर्टिबल मैट्रिसेस such that a pq equal to minus of qp, then we can conclude that भाई P और Q हमारे पास दो इनवर्टिबल मैट्रिक्स दे दी। स्त्रियां तय पी क्यू इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू पी, और फिर हमसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा कंक्लूड हम कर सकते हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अगर आपको थोड़ा सा ट्रिक पता है, अगर P और Q मेरे पास इनवर्टिबल है तो उनका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो एक काम कर लो भाई, इसके अंदर एक काम कर लो, आप P इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो। P क्यू पी इनवर्स। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप एक काम और कर सकते हो भाई, क्यू इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर लो। क्यू इनवर्स से अगर प्री मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास ये आ जाएगा क्यू पी क्यू इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू इनवर्स क्यू पी। ठीक है, क्यू इनवर्स और क्यू की मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी हो जाएगी। आइडेंटिटी इंटू पी मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा, पी के बराबर। इसका मतलब हमारे पास यहां से क्या आ गया, क्यू इनवर्स पी क्यू इक्वल टू माइनस ऑफ पी। क्लियर है? अब इसके अंदर कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन के अंदर। याद करो, सिमिलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है। अगर कोई भी दो मैट्रिसेस सिमिलर हैं, सिमिलर मैट्रिसेस, उसकी डेफिनेशन क्या होती है कि मेरे पास अगर ए और बी सिमिलर होंगी, ए और बी सिमिलर होंगी, इफ देयर एग्जिस्ट ए इनवर्टिबल मैट्रिक्स, देयर एग्जिस्ट ए इनवर्टिबल मैट्रिक्स सच दैट देयर एग्जिस्ट ए इनवर्टिबल मैट्रिक्स। नाम दे दीजिए भाई इसका पी, नाम दे दो पी को, जो भी आप देना चाहो। पी दे दिया भाई, पी मैट्रिक्स सच दैट पी इनवर्स ए पी अगर मैं करूं तो वो बी के बराबर आ जाए, तो मेरे पास ए और बी क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। क्या यहाँ ऐसा हो रहा है? यस, यही तो हो रहा है भाई कि मेरे पास पी और माइनस पी के बारे में बात करनी थी। ठीक है, तो वहां एक इनवर्टिबल मैट्रिक्स आ गई मेरे पास क्यू। अगर मैंने क्यू इनवर्स पी और क्यू किया तो मेरे पास माइनस ऑफ पी के बराबर आ गया। क्लियर है? इसका मतलब है पी और माइनस पी क्या हो गए भाई, सिमिलर मैट्रिसेस होगी। सिमिलर हो गया। अच्छा, एक चीज मैं जानता हूं भाई, सिमिलर मैट्रिसेस का सब कुछ सेम होता है। यहाँ ट्रेस के बारे में बात कर रखी है। बाकी अगर मैं बताऊं तो सिमिलर मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, मिनिमल, डिटरमिनेंट, ट्रेस, रैंक, ये सब हमारे पास क्या होता है, सेम होता है उसका। कैरेक्टरिस्टिक, मिनिमल, डिटरमिनेंट, ट्रेस, रैंक,
सारी चीजें सिमिलर मैट्रिसेस की सेम होती हैं भाई, ठीक है। इसका मतलब यहां हमारे पास जो ट्रेस है, ट्रेस ऑफ पी और ट्रेस ऑफ माइनस पी दोनों क्या होंगी भाई, सेम होंगी। अगर ऐसा है, अच्छा ट्रेस के अंदर हम क्या कर सकते हैं भाई, अगर मेरे पास अल्फा ए है ट्रेस के अंदर, तो इस अल्फा को मैं बाहर निकाल सकता हूं और ट्रेस ऑफ ए मैं राइट कर सकता हूं, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने क्या कर सकते हैं, ट्रेस ऑफ माइनस ऑफ पी को कैसे राइट कर सकते हैं, माइनस ऑफ ए ट्रेस ऑफ पी। इसको उठा के इस साइड दूसरी साइड लेकर जाऊंगा तो मेरे पास इस साइड माइनस का है, उस साइड जाकर किसका हो जाएगा भाई, प्लस का। तो यहाँ टू ट्रेस ऑफ पी मेरे पास किसके बराबर आ गया, जीरो के बराबर। टू जीरो हो नहीं सकता तो किसको जीरो होना पड़ेगा, ट्रेस ऑफ पी को हमारे पास क्या होना पड़ेगा भाई, जीरो, ठीक है। क्लियर है, एक चीज आ गई भाई, ट्रेस ऑफ पी मेरे पास जीरो आ गया। अब क्या कर लो, यहाँ क्यू इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करवाया था, अब उल्टा कर दो। अब उल्टा कर दो, मेरे पास क्या है, हमारे पास पी क्यू इक्वल टू माइनस क्यू पी है, ठीक है। तो एक काम कर लो, पी इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर लो भाई, तो मेरे पास आ जाएगा पी क्यू पी इनवर्स इक्वल टू माइनस क्यू पी पी इनवर्स। यहाँ पी पी इनवर्स की मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी हो जाएगी, क्यू इंटू आइडेंटिटी मेरे पास क्यू के बराबर हो जाएगा। क्लियर है, तो ये आ गया भाई, माइनस क्यू आ गया। अच्छा इसको चाहो तो आप ऐसे राइट कर सकते हो भाई, पी को मैं राइट कर सकता हूं पी इनवर्स का इनवर्स, कोई दिक्कत, पी इनवर्स का इनवर्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम ऐसे राइट कर सकते हैं। तो मेरे पास क्या आ गया, पी इनवर्स एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स एग्जिस्ट करगी, कैसी जी, अगर मैंने पी इनवर्स का इनवर्स है क्यू और पी इनवर्स किया तो वो मेरे पास किसके बराबर आ गया, माइनस ऑफ क्यू के बराबर आ गया। इसका मतलब मेरे पास क्यू और माइनस क्यू कैसी मैट्रिक्स होगी भाई, सिमिलर मैट्रिक्स होगी। सिमिलर होगी तो बाकी का जो सेम काम जैसे हमने ट्रेस के इसके लिए किया था भाई, किसके लिए, ट्रेस ऑफ पी और ट्रेस ऑफ माइनस पी के लिए जो भी ये काम किया था सेम सेम काम हो जाएगा, और वहां से सेम हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रेस ऑफ क्यू किसके बराबर आ जाएगा, जीरो के बराबर। क्लियर है, इसका मतलब ट्रेस ऑफ पी भी जीरो, ट्रेस ऑफ क्यू भी जीरो। पहला ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। दूसरा ऑप्शन इनकरेक्ट क्योंकि उसमें वन बोल रहा है ट्रेस। तीसरा ऑप्शन करेक्ट क्योंकि उसमें बोल रहा है कि ट्रेस ऑफ पी और माइनस ट्रेस ऑफ क्यू हमारे पास बराबर है। ट्रेस ऑफ पी जीरो है और ट्रेस ऑफ क्यू भी जीरो है, तो जीरो इक्वल टू माइनस जीरो, तो ये सेम है, इक्वल है। तो फोर्थ ऑप्शन हमारे पास गलत हो जाएगा, उसमें नॉट इक्वल बोल रहा है। तो इस क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन है भाई। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आगे बढ़ेंगे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन दे रखा है भाई, देखो एक बार क्या दे रखा है, एक बार समझने की कोशिश करते हैं। एन मेरे पास कोई भी ओड नंबर है ग्रेटर देन इक्वल टू 7, या तो 7 होगा या 7 से कोई भी बड़ा ओड नंबर होगा। मतलब एक बात का पता चल गया, ए हमारे पास कोई भी एन क्रॉस एन ऑर्डर की मैट्रिसेस है, ठीक है। एन हमेशा क्या होगा भाई, ओड होगा, एन हमेशा क्या होगा, ओड होगा, ठीक है। उसके बाद हम देखने की कोशिश करते हैं। यहां हमारे पास दे दिया भाई ए आई कोमा ए आई प्लस वन इक्वल टू वन है फॉर ऑल आई के लिए, 1 to n-1 तक, एक से लेकर n-1 तक की जितनी भी टर्म्स हैं उसके अंदर ए आई कोमा ए आई प्लस वन हमारे पास ऑलवेज क्या होगा भाई, 1 होगा। नेक्स्ट क्या दे रखी है भाई, एक और एंट्री दे रखी है भाई, ए एन कोमा वन इक्वल टू 1 है। उसके बाद क्या दे दिया भाई, ए आई जे इक्वल टू 0 है फॉर ऑल द अदर पेयर्स ऑफ आई कोमा जे, बाकी सभी के लिए हमारे पास 0 है। तब हमसे पूछ रहा है कि हम इनमें से क्या कंक्लूड कर सकते हैं। अभी करते हैं भाई, क्या कंक्लूड कर सकते हैं, एक बार मैट्रिक्स राइट करवा दो भाई,
अगर मैट्रिक्स राइट हो गई हमारी तो फिर तो कुछ काम बचता ही नहीं है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स सी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन देख लेंगे और काम चल जाएगा, आइगन वैल्यूज वगैरह पर हम बात कर लेंगे। तो देखो भाई, मैं एक काम कर लेता हूं, पहले 3x3 ऑर्डर पर एक मैट्रिक्स जनरल राइट कर लेते हैं। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये हो गया। अब देखो I कोमा I+1 कौन सी एंट्रीज हैं भाई? I कोमा I+1, I, ठीक है, और +1, एक तो एंट्री ये आ गई, सेकंड की ये आ गई I, और I+1 ये आ गई। मतलब हमारे पास क्या आ गया भाई, जो प्रिंसिपल डायगोनल है उससे ऊपर वाला डायगोनल, मतलब जिसका नाम होता है भाई सुपर डायगोनल। यहां से हमें पता चला कि सुपर डायगोनल पर क्या है भाई, हमारे पास 111 है। क्लियर है? दूसरा, an, 1 मेरे पास 1 के बराबर है। एक तो सुपर डायगोनल की जितनी भी एंट्रीज है वो 1 1 हो गई, मतलब यहां आ गया 1। एक n, 1 पर मेरे पास 1 है, n, 1 पर। तो यहां देख लेते हैं भाई, ये है 3x3 की, तो n की जगह मेरे पास 3 है और 1 है, तो ये वाली जो एंट्री है वो भी मेरे पास 1 के बराबर है। ठीक है, और बाकी सारी एंट्रीज हमारे पास 0 है। तो अगर मैं एक बार ध्यान से देखूं तो मेरे पास कुछ इस टाइप की मैट्रिक्स बनेगी, 0 1 0, 0 0 1 1 0 0, कुछ इस टाइप की बनेगी भाई 3x3 की। आप चाहो तो इसको परमुटेशन मैट्रिक्स भी बोल सकते हो, बाकी परमुटेशन की बजाय हम इसका कोई दूसरा नाम देखेंगे, वहां से जाएंगे भाई। अच्छा, ये चीज समझ आ गई? अब सुनो, क्योंकि हमने कम से कम 7 ऑर्डर पर काम करना, ये तो 3x3 ऑर्डर पर है, जस्ट आपको समझाने के लिए था। अब 7x7 या उससे ऊपर की किसी भी और डायगोनल पर चले जाओ, किसी प्रकार की और डायगोनल पर n×n पर काम करेंगे भाई हम। ठीक है, यहां 0 आएगा, यहां 1 आएगा, 0 आएगा, एंड सो ऑन, 0 आएगा, यहां 0 आएगा, यहां 0 आएगा, यहां 1 आएगा, क्योंकि सुपर डायगोनल एंट्रीज पर हमारे पास 1 है। उसके बाद यहां 0, यहां 0, यहां 0, और यहां हमारे पास क्या आएगा भाई, n, सॉरी n-1 पर 1 आ जाएगा। उसके बाद यहां 1 आएगा, यहां 0 आएगा, यहां 0 आएगा, और यहां 0 आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, क्या आपको कंपेनियन मैट्रिक्स का पता है क्या होती है? उसके अंदर क्या होता है? बेसिकली ये 4 टाइप की होती हैं, 4 टाइप्स कंपेनियन मैट्रिक्स, जिसके अंदर क्या होता है भाई, या तो सुपर डायगोनल पर 1 1, और जो लास्ट वाला हमारे पास क्या है, अगर सुपर डायगोनल पर 1 1 होगा तो बिल्कुल जो लास्ट वाला हमारे पास रो है उसके अंदर कॉन्स्टेंट्स मिलेंगे। या दूसरा हमारे पास क्या है, अगर सुपर डायगोनल पर मेरे पास कौन 1 1 है, तो यहाँ जो मेरे पास फर्स्ट कॉलम है उसके अंदर मेरे पास कॉन्स्टेंट्स मिलेंगे। एक और है भाई कंपेनियन मैट्रिक्स जो जनरल लेकर चलते हैं, कि मेरे पास सब डायगोनल पर तो 1 1 होने चाहिए, सब डायगोनल पर मेरे पास 1 1 होने चाहिए। ठीक है, और लास्ट वाला जो मेरे पास क्या है भाई, ये वाला लास्ट वाला जो कॉलम है उसके अंदर मेरे पास कांस्टेंट होने चाहिए।
तो मेरे पास अच्छा एक इसके अंदर आता है भाई इस टाइप से सब डायगोनल है और यहां मेरे पास कॉन्स्टेंट्स हो, फर्स्ट रो के अंदर अगर मेरे पास कॉन्स्टेंट्स हो तो ये बेसिकली 4 टाइप हैं भाई। ठीक है, इन जनरल हमें किसको मानकर चलते हैं, कंपेनियन मैट्रिक्स। अगर वैसे तो ये चारों कंपेनियन मैट्रिक्स हैं, चारों इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं भाई, अलग अलग बुक के अंदर अलग अलग दे रखा है कंपेनियन मैट्रिक्स। अब सुनो इसके अंदर क्या होता है, अगर मेरे पास कोई भी कंपेनियन मैट्रिक्स दे रखी है इस टाइप से, जिसके अंदर सुपर डायगोनल पर मेरे पास 1 1 है और एक एंट्री इधर दे दी भाई मेरे पास, जो फर्स्ट हम इसको क्या बोल सकते हैं भाई, लास्ट जो हमारे पास रो है उसके अंदर कॉन्स्टेंट्स हैं, ऐसा बोल सकते हैं। मतलब मेरे पास जो मैट्रिक्स है जर्नल करके वो इस टाइप की है भाई, 0 0 1 0 एंड सो ऑन, 0 0 0 1 0 0 0 0 1 an minus of an minus of an minus 1 minus of an minus 2 and so on, a naught minus of। ये होता है इन जनरल हमारे पास क्या कैसी आती है भाई, ये कंपेनियन मैट्रिक्स आती है इस टाइप की। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को आपस में कंपेयर करो। वैसे मैं बता देता हूं, इस मैट्रिक्स की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है सी ऑफ एक्स, वो हमारे पास इक्वल होती है एक्स पावर ऑफ एन प्लस ए नोट एक्स पावर ऑफ एन माइनस 1 प्लस एंड सोन प्लस ए एन माइनस 1 एक्स प्लस ए एन के बराबर। ठीक है, क्लियर है। अब इसको और इसको कंपेयर कर लो भाई, यहां मेरे पास ए एन माइनस 1 ए एन माइनस 2 से लेकर ए नोट तक है, जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी की सारी जीरोज हैं। मतलब यहां से लेकर यहां तक मेरे पास जो वैल्यू बनेगी सी एक्स की वो 0 हो जाएगी। इसका मतलब एक तो एक्स पावर ऑफ एन बच गया और एक मेरे पास ए एन बच जाएगा, ए एन की जगह मेरे पास 1 है तो माइनस ए एन आएगा, तो मेरे पास क्या आ गया, एक्स पावर ऑफ एन माइनस 1 हो गया। तो इसकी जो सी एक्स आएगी वो ये बन जाएगी भाई, कंपेनियन मैट्रिक्स की डायरेक्ट हम सी एक्स निकाल सकते हैं और डायरेक्ट उसका रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है भाई ये। जस्ट आपको ये समझ आना चाहिए कि ये हमारे पास कंपेनियन मैट्रिक्स है और ये कंपेनियन मैट्रिक्स है, तो इसकी जो सी एक्स है वो इस तरीके से बनती है और इस तरीके से बनती है। तो हम क्या बोल सकते हैं भाई, अब इन दोनों को कंपेयर करके सी एक्स निकाल सकते हैं। हमारे पास ए एन माइनस 1 ए एन माइनस 2 से लेकर ए नोट, ये जितने भी कॉन्स्टेंट है हर किसी की वैल्यू है, तो वहां से सी एक्स मेरे पास क्या आ जाएगी, उनकी वैल्यू पुट करने के बाद एक्स पावर ऑफ एन माइनस 1। अब मैं एक चीज जानता हूं, एन मेरे पास क्या है भाई, अगर यहां से सी एक्स देखें और इसकी रूट्स निकालें, क्योंकि आइगन वैल्यूज हमने बतानी है, तो आइगन वैल्यूज के लिए रूट्स चाहिएंगी और ये एक्चुअल में है क्या, रूट्स के लिए इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो एक्स पावर ऑफ एन इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, एन हमेशा क्या है भाई, ओड है, एन हमेशा ओड है। इसका मतलब है एक्स पावर ऑफ एन माइनस 1, इसका हमेशा एक रूट जरूर 1 होगा भाई, और ये एक्चुअल में है क्या, x इक्वल टू 1, nth रूट ऑफ यूनिटी, nth रूट ऑफ यूनिटी है। क्लियर। अब nth रूट ऑफ यूनिटी है, एक रूट हमें पता चल गया जी 1 है, बाकी जितने भी रूट्स आएंगे
वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के अंदर होंगे। अगर हमारे पास जो ऑर्डर है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 7 है तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के अंदर होंगे। अब बात कर लेते हैं भाई, ए एज 1 एज एन आइगन वैल्यू। यस, ऐसा होगा भाई, 1 पक्का इसकी आइगन वैल्यू है। nth रूट ऑफ यूनिटी है, n हमारे पास ओड है तो -1 उसकी क्या नहीं हो सकती, आइगन वैल्यू नहीं हो सकती, क्योंकि सारे के सारे रूट्स, अगर ये मेरे पास -1, इसकी क्या बनती भाई, आइगन वैल्यू। तो मेरे पास क्या आना चाहिए था, -1 की ओड पावर मेरे पास किसके बराबर आनी चाहिए, 1 के बराबर। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, तो मेरे पास -1 है, इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, तो उसका रूट नहीं है। क्लियर है? अच्छा, ए हैज एट लीस्ट 1 आइगन वैल्यू विद मल्टीप्लिसिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। nth रूट ऑफ यूनिटी है ये भाई, nth रूट ऑफ यूनिटी हमारे पास हर उसके अंदर हर आइगन वैल्यू हमारे पास कैसी होती है, हर रूट हमारे पास कैसी होती है, डिस्टिंक्ट होती है। तो एक से ज्यादा मल्टीप्लिसिटी आने का तो सवाल ही नहीं है, तो थर्ड ऑप्शन भी हमारे पास गलत हो गया। फोर्थ पर बात करते हैं, ए हैज नो रियल आइगन वैल्यू, बट हमारे पास तो जो 1 है वो आइगन 1 हमारे पास इसकी आइगन वैल्यू बनी है, और 1 क्या है, रियल है। इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन भी हमारे पास क्या हो गया, गलत हो गया। इसलिए इसका जो आंसर है वो सिर्फ एक ही ऑप्शन आया भाई, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर इसमें डाउट है, कंफ्यूजन है, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको कंपेनियन मैट्रिक्स के बारे में पता तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर दोगे भाई। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल इजी ट्रिक के साथ इसको बताऊंगा भाई। W1 W2 W3 मेरे पास 3 डिस्टिंक्ट सबस्पेस हैं भाई R10 के, सच दैट ईच WI हैज डायमेंशन 9। Let a W1 intersection W2 intersection W3, then we can conclude that। पहली बात तो सुनो भाई, अगर मेरे पास W1 भी सब स्पेस है किसी भी वेक्टर स्पेस का, W2 भी मेरे पास सब स्पेस है, तो मेरे पास W1 इंटरसेक्शन W2 हमेशा क्या बनता है भाई, सब स्पेस बनता है। पहली बात तो ये, ठीक है। दूसरी बात पर आ जाओ भाई, अगर मैं W1 मेरे पास कोई भी सब स्पेस है, अगर मैं डायमेंशन की बात करूं, डायमेंशन ऑफ W1 मेरे पास डायमेंशन ऑफ ए वेक्टर स्पेस माइनस नंबर ऑफ LI रिस्ट्रिक्शन। अगर किसी सब स्पेस का डायमेंशन निकालना है तो वेक्टर स्पेस के डायमेंशन में से अगर LI रिस्ट्रिक्शन हम निकाल दें तो हमारे पास डायमेंशन आ जाएगा सब स्पेस का। क्लियर है? अब यहां देखो, बिल्कुल इजी तरीके से करेंगे। हमारे पास 3 सब स्पेस दे रखे हैं, हर किसी की जो डायमेंशन है वो मेरे पास 9 है, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ W मेरे पास 9 है, डायमेंशन ऑफ V मेरे पास 10 है, तो यहां मेरे पास नंबर ऑफ LI रिस्ट्रिक्शन आ जाएंगी। कितनी होंगी भाई, कितनी होंगी भाई, 1। इसके अंदर एक है भाई, इसी तरीके से W2 के अंदर भी एक है, इसी तरीके से W3 के अंदर भी एक है, तो तीनों के अंदर हमारे पास एक एक LI रिस्ट्रिक्शन हो गई भाई, ठीक है। अब सुनो, ये तीनों की तीनों जो हमारे पास LI रिस्ट्रिक्शन है वो डिस्टिंक्ट है, मीन्स जो LI रिस्ट्रिक्शन हमारे पास आई है ना वो सारी की सारी अलग अलग है। क्यों? क्योंकि अगर मेरे पास इनमें से कोई भी सेम होगी एक दूसरे के तो हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, यहाँ W1 W2 W3 में से कोई दो हमारे पास डिस्टिंक्ट सब स्पेस नहीं रह पाएंगे अगर मेरे पास LI रिस्ट्रिक्शन सेम हो गई तो। क्लियर है? डिस्टिंक्ट दे रखा है, दैट्स वाई हमारे पास ये हम बोल सकते हैं
तीनों की तीनों एल आई रिस्ट्रिक्शन अलग है इसका मतलब तीनों की तीनों एल आई रिस्ट्रिक्शन का अगर मैं सेट बनाऊंगा तो मेरे पास वो भी एक क्या बनेगा भाई, एक एल आई रिस्ट्रिक्शन बनेगा। क्लियर है? जिसकी जो डायमेंशन है वो मेरे पास किसके बराबर होगी भाई, 3 के बराबर। 1 प्लस 1 प्लस 1 3 के बराबर होगी। इसका मतलब मेरे पास W1 इंटरसेक्शन W2 इंटरसेक्शन W3, उनके पास ये तीन जो एल आई रिस्ट्रिक्शन है वो अटेन कर रही है। अगर इन तीनों की इंटरसेक्शन लें तो हमारे पास क्या हो रहा है कि ये तीन एल आई रिस्ट्रिक्शन हमारे पास से सामने आ रही हैं। और मेरे पास क्या है सबसे पहले ये हमारे पास सब स्पेस तो बनता है W1 इंटरसेक्शन W2 इंटरसेक्शन W3, डायमेंशन ऑफ दिस इक्वल टू मेरे पास किसके बराबर होगा, डायमेंशन ऑफ V माइनस नंबर ऑफ एल आई रिस्ट्रिक्शन। अब डायमेंशन ऑफ V मेरे पास 10 के बराबर है, नंबर ऑफ एल आई रिस्ट्रिक्शन मेरे पास हर सब स्पेस से एक आ रही है, तो तीनों से कितनी आ गई, 3 आ गई। तो नंबर ऑफ एल आई रिस्ट्रिक्शन मेरे पास 3 है, तीनों अलग अलग है डिस्टिंक्ट सब स्पेस की वजह से। तो मेरे पास टोटल क्या आ गया, इसका डायमेंशन क्या हो गया, 7 हो गया। ठीक है, अगर ऐसा आ गया तो अब ऑप्शंस पर देख लो भाई। पहला ऑप्शन गलत, वो बोल रहा है कि सब स्पेस नहीं होगा, लेकिन इंटरसेक्शन हमेशा क्या बनता है, सब स्पेस बनता है। आप चाहो तो जनरल जो हमारे पास तरीका है उससे कर सकते हो भाई प्रूफ। अच्छा, डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू मेरे पास लेस देन इक्वल टू 8 है क्या, 7 है, 8 से छोटा होता है या उसके बराबर होता है, छोटा होता है जी, बराबर तो नहीं होता। तो और वाली कंडीशन है, दैट्स व्हाई मेरे पास सेकंड ऑप्शन क्या हुआ, करेक्ट हुआ। डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 7, इसमें इक्वल टू वाली कंडीशन मेरे पास है, ये क्या है एक्चुअल में, ग्रेटर देन और इक्वल टू, और के अंदर दोनों में से एक कंडीशन ट्रू हो जाए तो मेरे पास ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। तो मेरे पास थर्ड ऑप्शन भी क्या हो गया, करेक्ट हो गया, क्योंकि डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू मेरे पास 7 के बराबर आया है तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 7 हो सकता है। नेक्स्ट क्या है भाई, डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू लेस देन इक्वल टू 3, नहीं जी, वो तो 7 आया है और 7 मेरे पास 3 से छोटा नहीं होता। एक तरीका तो ये है भाई, ठीक है, बिल्कुल आसान तरीका है, इस तरीके से आप जा सकते हो। दूसरा है भाई डायमेंशन वाला, वो थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा, मैं एक बार उसका फार्मूला आपको राइट कर देता हूं, आप खुद करके एक बार देख लेना, डाउट लगे तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ये तो है बिल्कुल आसान सा जनरल तरीका हमारे पास। एक है भाई डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 किसके बराबर होता है, वो होता है लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ सॉरी लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ डायमेंशन ऑफ W1 कोमा डायमेंशन ऑफ W2, और ग्रेटर देन इक्वल टू होता है भाई ये मैक्सिमम ऑफ डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ V कोमा 0। मतलब कि इन दोनों में से जो मैक्सिमम आता है या फिर इन दोनों में से जो मिनिमम आता है, इन दोनों के बीच में लाई करता है डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 का। यहां हमारे पास 3 सब स्पेस दे रखे हैं, तो पहले हम किस पर काम करेंगे भाई, W1 W2 पर काम करेंगे। उसके बाद W1 और W2 को मैं कोई तीसरा मान लेता हूं W4 के नाम से सब स्पेस, ठीक है, और W4 का इंटरसेक्शन W3 के लिए करेंगे और फिर वहां से हमारे पास डायमेंशन निकल कर आएगा। ठीक है, फटाफट अगर आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हैं, देखो पहले W1 इंटरसेक्शन W2 के लिए कर लेते हैं। ठीक है,
यहाँ लेस देन इक्वल टू क्या है मेरे पास, डायमेंशन ऑफ मिनिमम ऑफ क्या है भाई, डायमेंशन ऑफ W1 कोमा डायमेंशन ऑफ W2, दोनों की डायमेंशन 9 है, तो यहाँ हमारे पास क्या किसके बराबर आ जाएगा भाई, 9 के बराबर। ठीक है, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 9 प्लस 9 माइनस 10, और जीरो में से कौन सा बड़ा होगा, यही बड़ा होगा, ये क्या आ जाएगा 8 के बराबर। ठीक है, ये अभी तक W1 इंटरसेक्शन W2 आया है, जब दोबारा एक बार और करोगे, एक और इंटरसेक्शन लोगे, इसको मान लेते हैं हम डायमेंशन ऑफ W4, इसको बोल देते हैं W4, इंटरसेक्शन करेंगे W3 से। ठीक है, तो हमारे पास किस किस के बराबर आएगा, डायमेंशन ऑफ W4 इंटरसेक्शन W3 किया जी हमने, लेस देन इक्वल टू, ये मेरे पास किसके बराबर है भाई। अच्छा एक चीज ध्यान देना भाई, मेरे पास W1 इंटरसेक्शन W2 क्या है, दोनों डिस्टिंक्ट हैं, तो मेरे पास उनकी जो डायमेंशन है इंटरसेक्शन की वो 9 नहीं हो सकती। अगर 9 हो गई तो मेरे पास है W1 और W2 मेरे पास डिस्टिंक्ट सब स्पेस नहीं रहेंगे, उनकी डायमेंशन मेरे पास क्या आ जाएगी भाई, सेम आ जाएगी। इसका मतलब तो उनके अंदर जितनी भी मेरे पास एल डिस्ट्रिक्शन है, इसका मतलब वो एक ही बचेगी, और एक ही बचेगी, इसका मतलब 9 नहीं हो सकता, 9 नहीं हो सकता तो इसको स्ट्रिक्टली लेस होना पड़ेगा। सेम तरीके से हमारे पास इसका मतलब स्ट्रिक्टली लेस है, 8 और 9 के बीच में मेरे पास है, या तो 8 हो सकता है, या जी पहले 9 हो सकता था, अब 9 नहीं हो सकता, तो क्या होगा 8 होगा। इसका मतलब यहां से लेस देन इक्वल टू 8 आ जाएगा, क्योंकि डायमेंशन ऑफ W1 सॉरी W4 मेरे पास 8 के बराबर होगा, और W3 मेरे पास 9 के बराबर होगा, उनका मिनिमम लूंगा तो 8 आ जाएगा। सेम उसी तरीके से यहाँ हमारे पास 7 आ जाएगा। जब आप इसको करोगे, डायमेंशन ऑफ W4 वो मेरे पास किसके बराबर है, 8 के बराबर है, एक हमारे पास W3 9 के बराबर है, माइनस में 10 है, तो 8 और 9 17, माइनस 10 7 आ गया। ठीक है, क्लियर है। अब 8 नहीं हो सकता, 8 हो गया तो मेरे पास क्या हो जाएंगे, ये तीनों सेम हो जाएंगे, इन तीनों में से कोई दो सेम हो जाएंगे, इसका मतलब स्ट्रिक्टली लेस देन होना पड़ेगा। या यहां से अगर 8 रखना चाहो तो आप रख भी सकते हो, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 8 और 7 के बीच में, तो यही तो सेकंड और थर्ड ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अब चाहो तो इससे जा सकते हो भाई, जो भी आपको अच्छा लगे उससे आप कर सकते हो, डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ए हमारे पास क्या दे रखी है भाई, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे रखी है। then we can conclude that A does not have zero as an eigen value। क्यों भाई, अगर मैं जीरो मैट्रिक्स ले लूं, जीरो मैट्रिक्स ही ले लो भाई, रियल है हाँ जी, सिमेट्रिक है हाँ जी, आइगन वैल्यू जीरो है हाँ जी, ये तो डज नॉट बोल रहा है कि जीरो आइगन वैल्यू नहीं होगी, ये बात तो गलत हो गई, पहला ऑप्शन गलत। आगे आओ भाई, नेक्स्ट ऑप्शन में कह रहा है कि ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर रियल, इसको कर लेते हैं भाई, ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स है, अगर लैम्डा मेरे पास कोई भी आइगन वैल्यू है, लैम्डा इज ए आइगन वैल्यू ऑफ ए। अच्छा एक बात ध्यान रखना भाई, ए हमारे पास रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब मैं एक काम करना चाहता हूं जी, क्या लैम्डा अगर मुझे रियल शो करना है तो मैं क्या शो कर दूं, लैम्डा का कॉन्जुगेट मेरे पास लैम्डा के बराबर आ जाए, हमारा काम चल जाएगा जी। क्लियर है, एक काम कर लो, ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स है हमारे पास, लैम्डा आइगन वैल्यू है ए की जी, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ले लो जी, ए
एक्स पावर ऑफ थीटा कर दो, इधर लैम्डा का कॉन्जुगेट आ जाएगा, एक्स पावर ऑफ थीटा कर दो, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ले लिया, क्लियर है। ए एक्स की जगह मैं लैम्डा एक्स पुट कर सकता हूं, यस, क्योंकि वो दोनों बराबर हैं। यहां पुट कर दो जी, लैम्डा एक्स कर दिया, उसकी पावर थीटा है। यहां मेरे पास क्या है भाई, लैम्डा कॉन्जुगेट। अच्छा एक सेकंड भाई, एक सेकंड, इसको छोड़ो, यहाँ ये पावर ऑफ थीटा किया ना हमने, पहले ये थीटा अप्लाई कर लो इस पर, फिर करेंगे ये एक्स। ये तो ए आ जाएगा, यहाँ एक्स पावर ऑफ थीटा आ जाएगा, रेसिप्रोकल लॉ से ओपन हो जाएगा, एक्स पावर ऑफ थीटा ए, यहां मेरे पास आ जाएगा लैम्डा कॉन्जुगेट, ठीक है, एक्स पावर ऑफ थीटा एज इट इज। एक काम कर लो, अब एक्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर लो भाई, तो मेरे पास ये बन जाएगा एक्स पावर ऑफ थीटा ए एक्स इक्वल टू लैम्डा कॉन्जुगेट एक्स पावर ऑफ थीटा इंटू में एक्स, अब आ जाएगा, ठीक है। अब इसको देखो क्या बनेगा, यहां से आ जाएगा मेरे पास एक्स पावर ऑफ थीटा, ये जो ए एक्स है, अब इसकी जगह लैम्डा एक्स पुट कर दो, यहां आ जाएगा लैम्डा एक्स, यहां आ जाएगा मेरे पास लैम्डा कॉन्जुगेट एक्स पावर ऑफ थीटा एक्स, ठीक है। स्केलर को आप चाहो तो अंदर रख सकते हो भाई, अंदर ले जाओ, या आप यहां जो स्केलर है उसको बाहर निकाल लो, तो मेरे पास क्या बच जाएगा, यहां से क्या आ जाएगा, लैम्डा माइनस लैम्डा कॉन्जुगेट इंटू में एक्स पावर ऑफ थीटा इंटू एक्स आ जाएगा इक्वल टू 0। ये समझ आया कैसे किया है हमने, देखो ऐसे किया है, यहां लैम्डा था, इसको बाहर निकाल लिया, ये कर लिया, इक्वल टू लैम्डा कॉन्जुगेट था एक्स पावर ऑफ थीटा एक्स है, ठीक है। इसको उठाकर उस साइड ले गए, दूसरी साइड, तो मेरे पास क्या आ गया, लैम्डा एक्स पावर ऑफ थीटा एक्स माइनस लैम्डा कॉन्जुगेट एक्स पावर ऑफ थीटा एक्स। यहाँ एक्स पावर ऑफ थीटा और एक्स पावर ऑफ थीटा, एक्स पावर ऑफ थीटा इंटू एक्स, एक्स पावर ऑफ थीटा इंटू एक्स को पोस्ट कॉमन निकाल लिया पीछे एज इट इज, तो मेरे पास ये आ गया। अब देखो एक्स मेरे पास कोई भी आइगन वेक्टर है, आइगन वेक्टर अगर बना है एक्स से, तो मेरे पास एक्स पावर ऑफ थीटा इंटू एक्स अगर मैं करूंगा, तो वो हमेशा मेरे पास पॉजिटिव वैल्यू देगा, या ये बोल लीजिए भाई, हमेशा वो मेरे पास क्या होगा, नॉन जीरो वैल्यू देगा, ठीक है। इसका मतलब ये वाली चीज हमारे पास क्या नहीं हो सकती, जीरो के बराबर नहीं हो सकती, क्योंकि आइगन वेक्टर बना है तो एक्स मेरे पास नॉन जीरो है, नॉन जीरो है तो एक्स पावर ऑफ थीटा इंटू एक्स भी हमारे पास क्या होगा, नॉन जीरो होगा, ठीक है। इसका मतलब मेरे पास दोनों की प्रोडक्ट है और वो जीरो के बराबर है, तो ये जीरो नहीं है, तो मेरे पास जीरो किसको होना पड़ेगा, इसको होना पड़ेगा, लैम्डा माइनस लैम्डा कॉन्जुगेट को क्या होना पड़ेगा, जीरो, और यहां से लैम्डा इक्वल टू क्या आ गया, लैम्डा कॉन्जुगेट। अगर यही हमें शो करना था, अगर ये ऐसा हो गया तो लैम्डा मेरे पास क्या आ जाएगा, रियल बन जाएगा, और लैम्डा क्या बन गया, रियल बन गया। इसका मतलब ए की सारी आइगन वैल्यू मेरे पास कैसी है, रियल है जी। इसका मतलब सेकंड मेरे पास ऑप्शन जो है वो क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है, वैसे अगर आप चाहो तो देख सकते हो, ए इनवर्स मेरे पास एग्जिस्ट करेगा, इफ एग्जिस्ट करता है देन ए इनवर्स भी मेरे पास रियल एंड सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक होने के लिए क्या चाहिए हमें, ए का ट्रांसपोज मेरे पास ए आ जाए, ठीक है, यही तो डेफिनेशन होती है। अब देखो ए इनवर्स के बारे में बात करनी है, ए इनवर्स का ट्रांसपोज हमारे पास किसके बराबर आ जाना चाहिए, ए इनवर्स के बराबर आ रहा है या नहीं, उसके बारे में बात करते हैं। देखो
यहाँ ए इनवर्स का ट्रांसपोज लेकर चला मैं, ट्रांसपोज को अंदर कर लो, इनवर्स को बाहर कर लो, ऐसा मैं कर सकता हूं। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके इनवर्स लूं या इनवर्स करके ट्रांसपोज लूं, दोनों चीजें सेम आती हैं। तो हमने क्या कर लिया, ट्रांसपोज को अंदर ले लिया और इनवर्स को बाहर कर दिया। क्लियर है? उसके बाद ए ट्रांसपोज, ए मेरे पास रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ए ट्रांसपोज भी मेरे पास किसके बराबर होगी, ए के बराबर। और उसका क्या कर लिया, इनवर्स कर लिया। ए इनवर्स का ट्रांसपोज लेकर चला था, ए इनवर्स के बराबर मेरे पास वो आ गया, तो मेरे पास ए इनवर्स क्या हो गया, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। अब रियल के बारे में सुनो, ए मेरे पास रियल मैट्रिक्स है, ए अगर रियल मैट्रिक्स है तो इनवर्स के अंदर क्या होता है, इनवर्स के अंदर अगर जो एंट्रीज निकल कर आती हैं वो या तो वो हमारे पास किससे, प्लस से, माइनस से, मल्टीप्लीकेशन से, या फिर डिटरमिनेंट को हमें एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए करते हैं ए इनवर्स के अंदर। एडजॉइंट ऑफ ए के अंदर हमारे पास आता है प्लस होता है एलिमेंट्स का, माइनस होता है और मल्टीप्लीकेशन होती है। और इनवर्स के अंदर हमारे पास डिटरमिनेंट ए से डिवाइड और हो जाता है। ए मेरे पास रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, दो रियल नंबर्स का एडिशन भी रियल, सब्ट्रैक्शन भी रियल, मल्टीप्लिकेशन भी रियल और डिवीजन भी रियल। इसका मतलब, और यही जो एलिमेंट्स हैं वो मेरे पास फिर रियल से किसके अंदर कन्वर्ट होंगे, रियल के अंदर ही रह जाएंगे भाई, कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे, इमेजनरी नहीं बन पाएंगे। इसका मतलब मेरे पास ए इनवर्स कैसा होगा भाई, रियल भी होगा, सिमेट्रिक हमने यहाँ प्रूव कर दिया, तो ये वाला थर्ड जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ में कह रहा है कि ए के पास एटलीस्ट वन पॉजिटिव आइगन वैल्यू होगी। अभी अभी हमने जीरो मैट्रिक्स लिया था, जीरो मैट्रिक्स, उसके अंदर कोई भी मेरे पास पॉजिटिव आइगन वैल्यू नहीं है, सारी की सारी आइगन वैल्यू हमारे पास जीरो है। रियल भी थी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी थी। इसका मतलब जो फोर्थ ऑप्शन है वो क्या है, गलत है। हमारे पास उसका एक काउंटर एग्जांपल है। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो हैं भाई सेकंड एंड थर्ड। अगर इसमें डाउट है, कंफ्यूजन है, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो भाई। आज का ये लास्ट क्वेश्चन था भाई, आगे बढ़ते हैं। अगर आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर फॉलो करना चाहते हो तो मलिक मैथमेटिकल एकेडमी के नाम से टेलीग्राम चैनल है, जहां हमारी हर क्लास का लिंक मिलता है। जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर ज्वाइन कर सकते हो भाई। हर क्लास का जो लिंक है वो यहाँ मिलता है भाई। ठीक है? आप, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, वीडियो को शेयर कर सकते हो, साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपकी जो न्यू कमिंग वीडियो है वो आपको आसानी से मिल सके, उसका नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। तो फ्रेंड्स, इस सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू।